अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ 11 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का डिस्कशन या कह सकते हैं उसको एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप ये भी बताओ कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार उड़ीसा में हुआ था। फ्रेंड्स आपको बता दूं जनजातीय खेल महोत्सव में विजेता का टीम रहा उड़ीसा ही रहा, आयोजन भी करता उड़ीसा ही है और विजेता का टीम भी उड़ीसा रहा और उप विजेता के रूप में कर्नाटक और तीसरा विजेता के रूप में झारखंड रहा। फ्रेंड्स इतना आपको फैक्ट याद रखना है। उसके साथ साथ खेलो इंडिया के द्वारा जो 3 गेम करवाए जाते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग याद करके चले जाइएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को किस अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? पूछा जा रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को किस अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो माइक्रो फाइनेंस को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई क्या करता है? इसको रेगुलेट करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसके साथ साथ आरबीआई के बारे में कुछ याद रखिए। 1935 ईस्वी में यंग हिल्टन समिति के द्वारा इसकी गठन किया गया था। फ्रेंड्स इतना चीज आपको क्या करना है? आरबीआई के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स पूछा गया था गुरचरण सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गुरचरण सिंह क्रिकेट से संबंधित है और गुरचरण सिंह के शिष्य जो हैं, जो रविंद्र जडेजा हैं, वो गुरचरण सिंह के शिष्य हैं जो कि ऑलराउंडर एक है। ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब वेल्डिंग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है उसका सूत्र लिखने के लिए कहा गया था फ्रेंड। वेल्डिंग प्रोसेसिंग में फ्रेंड एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है और एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 एसिटिलीन का क्या होता है फ्रेंड्स? सूत्र होता है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था। सात्विक साईराज ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष बैडमिंटन में के डबल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, तो इस चैंपियन कहाँ हुआ था? यह चैंपियन कहाँ हुआ था? सीधी सी बात है, पूछ रहा है फ्रेंड्स एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो एशिया बैडमिंटनशिप फ्रेंड्स दुबई में हुआ था। दुबई कहाँ है? यूएई का एक शहर है दुबई, वहाँ हुआ था फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ साथ नॉर्मल फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछ दिया था भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ये तो सबको पता होगा फ्रेंड्स क्योंकि इतना बार रिपीट कर दिया गया है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी याद रखना है टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या, इसीलिए टोटल शास्त्रीय नृत्य कितना है फ्रेंड्स? 8 है। कौन? नीचे में चलते हैं। केरल की देख लीजिए, केरल का 2 कथकली और मोहिनीअट्टम। फिर उसके बाद आइए तमिलनाडु का क्या हुआ? भारतनाट्यम। फिर उसके बाद आइए तमिलनाडु भारतनाट्यम, फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ले लीजिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। फिर ओडिशा का ले लीजिए, ओडिसी। सत्रिया छत्तीसगढ़ का। फिर उसके बाद फ्रेंड मणिपुर पूर्वी भारत की मणिपुर का मणिपुरी है। मेघालय का मेघालय का नहीं कह सकते, कथक एक उत्तर भारत का याद रखिएगा। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछ दिया जाएगा शास्त्रीय भाषा की संख्या, ये शास्त्रीय नृत्य था फ्रेंड, शास्त्रीय भाषा पूछ दिया जाएगा तो 6 गो शास्त्रीय भाषा है। कौन है फ्रेंड्स? नीचे साउथ इंडिया का जितना भी है ना उसका 3 भाषा। कौन सा फ्रेंड्स? तमिल, तेलुगु, मलयालम, एक कन्नड़ भी। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और एक है ओडिसी। ये 6 गो शास्त्रीय भाषा है, इतना आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कर चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि निम्नलिखित में से शशि थरूर की कौन सी बुक है? अब डिटेल में इसका आंसर तो हमको नहीं पता चला फ्रेंड्स, लेकिन आपके ऑप्शन के शशि थरूर की कुछ बुक के बारे में जान लीजिए। पहला बुक उसका नॉर्मल शशि थरूर का बहुत सारा बुक है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक का नाम याद रखिए। इंग्लोरियस अंपायर, ये पहली इसकी बुक। फिर से सुनिए, इंग्लोरियस अंपायर, ये आप लोग लिख भी सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं, शशि थरूर की प्रमुख बुक थी। फिर सेकेंड, एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंबेडकर अ लाइफ,
द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये सब सभी पुस्तकें जो हैं शशि थरूर के हैं। उसके साथ साथ इसमें पूछ दिया, एक था अरविंद अडिगा का पुस्तक था द व्हाइट टाइगर, पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक ना। तो व्हाइट टाइगर किसका है? द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है, इसीलिए ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो यही बिल्कुल शशि थरूर का बुक नहीं होगा, बाकी जितना भी होगा वो शशि थरूर का बुक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से पाकिस्तान में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? अब पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा कालीन ऑप्शन, आपके ऑप्शन के अनुसार पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा कालीन स्थल एक हड़प्पा शहर ही है, हड़प्पा में ही है फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आपको बता दूं, कुछ याद रखना है, गुजरात में दो गो है, धोलावीरा और लोथल। हड़प्पा कालीन सभ्यता का ये है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 ईस्वी में किया था। इतना चीज़ आपको याद रखना। उसके साथ साथ चौहद्दी भी याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या है। तो आप लोग को पूरब में याद रखना है। पूरब में कौन है? आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। पश्चिम में क्या है फ्रेंड्स? पश्चिम में सुरकेटदा है, जो कहाँ है? पाकिस्तान में सुरकेटदा। और उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। नीचे में दामाबाद की बात करते हैं तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इतना चीज़ आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से। अभी जाके सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे देख रहे हैं कि एक न एक शिफ्ट में हर एक दिन कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा है इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपसे पूछा गया था 68वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट गायक पूछ दिया इस बार फ्रेंड। बेस्ट गायक 2023 का किसे दिया गया? तो अरिजीत सिंह को दिया गया। किसके लिए? केसरी मूवी के लिए, केसरी सॉन्ग के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट गायक 2023 का अवार्ड दिया गया 68वां फिल्म फेयर। और 68वां फिल्म फेयर अवार्ड से कुछ और याद रखिएगा फ्रेंड्स। बेस्ट फिल्म अगर पूछा जाएगा तो 68वां फिल्म का बेस्ट फिल्म तो गंगूबाई, जो आलिया भट्ट की गंगूबाई थी ना, वो गंगूबाई बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो वो राजकुमार राव, जो वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतहाम देखेगी एक मूवी में जो था, ठीक ना फ्रेंड्स, वही है बेस्ट एक्टर के अवार्ड में मिला है उसको फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं फिर। अब इसमें एक और था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया था? आपको याद कीजिए, मतलब 4 सितंबर को आपको बताए हुए थे, तीन गो चीज़ बताए हुए थे। सबसे पहले उस दिन कुछ ना कुछ पूछा गया था, तो आज पूछ दिया गया अब मेरे वतन के लोगों किसने गाया था? तो अब मेरे वतन के लोगों को किसने गाया था? लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। और इसके कवि कौन थे ये भी याद रखना है। इसका कवि था प्रदीप कवि था। इसके कवि का नाम क्या था? जो ये गाना गाया हुआ था, लिखा था, कवि था जो गाया था, तो ये इसका नाम था प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो संविधान के प्रथम भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। एक में क्या है फ्रेंड्स? संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या है? नए राज्यों का प्रवेश करना, कोई नया राज्य आना चाहता है उसको प्रवेश करना और उसका स्थापना करना। तीसरा क्या है? राज्य के अंदर ही नए क्षेत्र, मतलब कोई जिला में से कोई नया क्षेत्र, कोई राज्य में से कोई नया क्षेत्र स्थापित कर देना, या किसी का नाम परिवर्तन कर देना, ये सब, या सीमा में परिवर्तन कर देना, ये सब आर्टिकल 3 में आता है। और आर्टिकल 4 में आता है, ये 2 और 3 का क्या करता है? अनुशंसा करता है। 2 और 3 को अस्थायी रूप से बनाता है। आगे पढ़िए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी थी? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था? पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है फ्रेंड्स? पश्चिम में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी है। इसको रीवा नदी भी कहा जाता है। क्या कौन सा नदी कहा जाता है फ्रेंड्स? रीवा नदी भी कहा जाता है। इतना चीज आपको याद रखना है। उसके साथ साथ नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी जो है ब्रांच बनाती है, और ये डेल्टा नहीं बनाती है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी फ्रेंड्स कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और इसके साथ साथ इस काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्टार्ट किया गया? पूछा गया है फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट गुजरात राज्य में क्या किया गया? इसका स्टार्ट किया है। गुजरात राज्य में एक सेमीकंडक्टर किया गया है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव साहब, इसने बोला 2024 तक अपने घर में ही होममेड चिप बनाया जाएगा। 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड्स। चलिए एक गुजरात में ये भी याद रखिएगा, CNG वाला जो है सबसे बड़ा जो है केंद्र खोला है, गुजरात में खुला है फ्रेंड।
एशिया का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात में ही खुला है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल गुजरात में ही खुला है, ये भी याद रखना आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आपसे ये पूछ दिया गया था बिरजू महाराज के कौन शिष्य हैं, बिरजू महाराज के कौन शिष्य हैं? शोभना नारायण बिरजू महाराज के शिष्य थे। पूछा गया था बिरजू महाराज किस घराने से थे, तो लखनऊ, ये तो जानते ही आप, लखनऊ घराने से ये बिरजू महाराज। और ये कह रहा है कि किस सती से है, इसके शिष्य का नाम है शोभना नारायण, इसके शिष्य का नाम है फ्रेंड्स। और घराना भी याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समा भाटे, समा भाटे का संबंध किस नृत्य से है? तो समा भाटे कथक नृत्य से है। और कथक कहाँ के नृत्य है? उत्तर प्रदेश के नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। और कथक में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से कलाकार आते हैं, इस सब को भी अच्छे से जाइए रिवीजन कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर, अब 2011 की जनगणना में भारत महिला साक्षरता दर पूछा गया था। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% महिला साक्षरता दर है। और पूरे भारत में अगर साक्षरता की बात करें फ्रेंड्स तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है भारत की साक्षरता दर। उसके साथ साथ मेल की बात करें, मेल की साक्षरता दर की बात करें फ्रेंड्स तो 82.14% मेल की साक्षरता दर है। इतना आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, 2011 में जो साक्षरता दर है पूरे भारत में साक्षरता दर 74.04 और उसमें मेल मतलब पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है, राज्य पूछा जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा? केरल कहिएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा लक्षद्वीप में टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। और सबसे कम साक्षरता वाला अपना बिहार है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। पूछा गया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का वायसराय कौन था? मतलब 15 अगस्त जब हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर उसके बाद सी राजगोपालाचारी को वायसराय बनाया गया फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अमन और ओस बोरा किस फसल का प्रमुख किस्म है? अमन पूछ दिया गया था, ओस बोरा किस फसल का प्रमुख किस्म है? तो ये फ्रेंड्स चावल का प्रमुख किस्म है। चावल की बहुत सारी किस्में होती है तो आप उसको याद रखिएगा, बासमती 21 ये सब चावल की ही किस्म है, तो इसको भी आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ फ्रेंड, केंद्र का विधायकी अंग क्या होता है? तो सीधी सी बात है, केंद्र का जो विधायकी अंग होगा संसद, और संसद के कितने पार्ट? 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति होते हैं। तो इतना याद रखिएगा, केंद्र का जो विधायकी कहते हैं तो लेजिस्लेचर उसको कहा जाता है। नॉर्मल उसके कितने पार्ट होते हैं बाबू? ये होते हैं 3 पार्ट होते हैं। और यहाँ से आपका प्रश्न ये पूछा गया था केंद्र का विधायकी अंग क्या है? वो संसद होगा। जिस फ्रेंड ने संसद टिक किया होगा, पार्लियामेंट टिक किया होगा, और उसके साथ साथ कुछ पार्लियामेंट का नाम भी याद रखिएगा। भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, नेपाल के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो ये सब इतना, ये नेशनल असेंबली कहा जाता है पाकिस्तान बांग्लादेश के शायद, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड से मेरे जा रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। बचत खाता का क्या उद्देश्य? ये प्रश्न पूछा गया था, बचत खाता का उद्देश्य क्या है? जब ये पूछा गया था बचत खाता का क्या उद्देश्य था, इसका एक लाइन में आंसर होगा, प्राथमिक बैंकिंग सेवाओं को नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध कराना। मतलब बैंक का जो सेवा है सिर्फ नाम मात्र के रूप शुल्क पे, मतलब ना के बराबर शुल्क पे क्या करना? सेवा उपलब्ध कराना। ये प्राथमिक बैंक का उद्देश्य है, या बचत खाता का उद्देश्य कह सकते हैं इसको फ्रेंड। जो सेविंग अकाउंट हम लोग करते हैं ना, वही होता है सेविंग अकाउंट में, कि आप नाम मात्र का पैसा भी रख सकते हैं और आपके बैंक में अकाउंट भी रहेगा फ्रेंड, यही चीज़ है। और उसके साथ साथ लेके आऊँ फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। फ्रेंड्स, खेलो इंडिया के द्वारा जितने भी आयोजित गेम है उससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसीलिए खेलो इंडिया से रिलेटेड जितने भी गेम्स है सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए। वैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का विनर पूछा था इस बार, कि खेलो इंडिया 2023 का विनर कौन है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का क्या है? विनर है फ्रेंड्स। अगर आपको बता दूं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था, 2020 में ईस्वी में
में किया गया था, जो कि पहला खेलो इंडिया गेम ओडिशा में आयोजित किया गया था। इसके विजेता रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके विजेता रहे थे। सेकेंड बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम सेकेंड 2021 में आयोजित किया गया था, ये कर्नाटक में आयोजित किया गया था और इसके विजेता जैन यूनिवर्सिटी रहे थे फ्रेंड्स। थर्ड आपकी बात करूं तो 2020 में यही यूपी वाला जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी इसके विजेता रहे थे। इसीलिए फ्रेंड्स खेलो इंडिया के द्वारा आप लोग को बता दूं, खेलो इंडिया के द्वारा 3 गेम कराए जाते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स करवाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में तो वो 2018 ईस्वी में आयोजित करवाया गया था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसी शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। ऐसा पूछा गया था दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुआ था। चलते हैं आगे, प्रश्न में आएगा तो उसको सॉल्व जरूर करेंगे फ्रेंड्स। चलिए सेकेंड प्रश्न आपका पूछा गया था, देखिए क्या है, लंबादी डांस के बारे में पूछ गया था फ्रेंड्स। ये लंबादी डांस किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, इसमें पूछ दिया था कौन से जनजाति लंबादी डांस को करते हैं। तो आपको बता दूं लंबादी डांस जो है ये बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये बंजारा जाति आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जनजाति है। और ये जो डांस कब करते हैं, जब फसल से संबंधित कोई होती है तब ये बंजारा जाति के द्वारा लंबादी डांस किया जाता है। इतना आप लोग को पता रहना चाहिए फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स बंजारा जनजाति मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कुछ डांसेस हम यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, जैसे लोहित डांस, ये एमपी की डांस है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश की डांसेस है लोहित डांस, और ये सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लोहगी डांस अगर पूछा जाएगा आपसे बाबू किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट एक घूमर होता है, घूमर के द्वारा भील जनजाति के द्वारा किया जाता है घूमर डांस, और जो कि राजस्थान की जाति है। नेक्स्ट अगर बता दें गारो अगर पूछ दिया जाएगा, गारो मेघालय की जनजाति है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ दिया था फ्रेंड। लोकसभा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रहनी चाहिए फ्रेंड्स। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष अगर बात करें तो गणेश वासुदेव मलवंकर होगा। अगर जो भी फ्रेंड गणेश वासुदेव मालवंकर मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। अब लोकसभा की बात करें तो इसकी गठन फ्रेंड्स 1952 ईस्वी में ये भी प्रश्न पूछा गया है, और प्रथम महिला अध्यक्ष ये भी पूछा गया था, मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष याद रखिएगा ये नहीं पूछा गया है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत संयम इसके लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है फ्रेंड्स, 17वीं लोकसभा चल रही है। कहां कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक चलेगी, 2019 से 2024 तक चलेंगे। और अभी उसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, कौन, तो ये आप लोग को आंसर देना है कि लोग अभी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया था एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है, ये पूछा गया था। इसका एनिमल फॉर्म के लेखक फ्रेंड जॉर्गे अरविले है। जॉर्जे अरविले ये लेखक एनिमल फॉर्म के जनक मतलब लेखक माने जाते हैं फ्रेंड्स। जो भी जॉर्गे अरविले मारे होंगे वो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। कुछ पुस्तक के नामे हम भी मतलब कुछ ऐसे राइटर हैं जिसके कुछ पुस्तक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कुछ लियो टॉल्स्टाय के द्वारा जो पुस्तक है, कौन कौन, युद्ध और शक्ति, ये लियो टॉल्स्टाय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मील के पत्थर ये भी लियो टॉल्स्टाय के द्वारा लिखित पुस्तक है। एक और अन कैरोलीन ये भी लियो टॉल्स्टाय का पुस्तक है फ्रेंड्स। फिर से सुनिएगा फ्रेंड्स, लियो टॉल्स्टाय के द्वारा पुस्तक कौन कौन से, युद्ध और शांति, मील के पत्थर, अन कैरोलीन, ये सभी लियो टॉल्स्टाय के पुस्तक हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें फ्रेंड्स दूसरा एक चार्ल्स डिकेंस भी एक बहुत फेमस लेखक हैं फ्रेंड्स। इसके भी कुछ पुस्तक को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। याद रखना है ओलिवर ट्विस्ट, ये किसके हैं, चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। ओलिवर ट्विस्ट किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स, चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। फिर उसके बाद अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये भी चार्ल्स डिकेन की पुस्तक है। आप फ्रेंड्स चार्ल्स डिकेन की 2 पुस्तकें यहाँ पे हमने लिखा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स। चार्ल्स डिकेन की पुस्तक कौन कौन से फ्रेंड्स, ओलिवर ट्विस्ट और अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये चार्ल्स डिकेन की पुस्तकें हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट प्रश्न नहीं फ्रेंड, एक और आपको राइटर का नाम याद रखना है, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा फ्रेंड्स, इसके भी हमने 2 पुस्तक लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक पुस्तक उसका है द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, ये इसके हैं रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें हैं। फिर एक और है द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, रस्किन बॉन्ड की 2 पुस्तकें हमने लिखी, एक कौन कौन सा, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बाल विवाह एक्ट, ये फ्रेंड्स हम जब से एनालिसिस करवा रहे हैं, बाल विवाह एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। बाल विवाह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसको अभी हम एक पॉइंट में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, माइंड में रिमाइंड रखिएगा फ्रेंड्स। बाल विवाह एक्ट के तहत बाल विवाह को कब खत्म किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। खत्म फ्रेंड्स 2007 में बाल विवाह को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। अब फ्रेंड्स ये विवाह से संबंधित कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा विवाह अधिनियम कब बन के आया, तो 1929 ईस्वी में। इसमें गर्ल की आयु मतलब महिला की आयु, लड़की की आयु 15 वर्ष रखा गया और पुरुषों की आयु 18 वर्ष रखा गया। फिर उस 1929 के जो विवाह अधिनियम थे उसको संशोधित कर 1978 ईस्वी में गर्ल की आयु मतलब लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई और पुरुष की आयु 21 वर्ष कर दिया गया फ्रेंड्स। इतना क्वेश्चन बाल विवाह एक्ट के तहत आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुई थी। देखिए पूछ दिया ना फ्रेंड्स, खेलो इंडिया गेम से तीनों चीज याद रखना है फ्रेंड्स। दूसरा पूछा यहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुई थी। फ्रेंड्स आपको बता दूं, दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में पुणे में हुई थी। जो भी फ्रेंड्स पुणे मारे होंगे आंसर बिल्कुल उसका सही हुआ होगा। और इसमें विजेता अगर पूछ दिया जाए तो ये महाराष्ट्र होगा विजेता और उप विजेता हरियाणा। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड दूसरा खेलो इंडिया कब हुआ था, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था, ये 2018 में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ दिया गया है आपके आयोग के द्वारा। और ये पूछा जाएगा कहां हुआ था, दिल्ली। ये भी पूछा गया है कि पहला यूथ गेम कहां हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली। और इसके विजेता नहीं पूछे गए हैं, इसके विजेता फ्रेंड हरियाणा रहा था इसका विजेता, ये याद रखना है। फिर से फ्रेंड सुनिएगा ध्यान से, खेलो इंडिया प्रथम यूथ गेम दिल्ली में हुआ था, 2018 में हुआ था, इसके विजेता हरियाणा रहे थे। अभी जो 2022 में हुआ है वो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है। और कहां हुआ है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखना, भोपाल में हुआ है। अभी लेटेस्ट वाला खेलो इंडिया गेम भोपाल में हुआ है और इसमें विजेता रहे हैं महाराष्ट्र रहा है विजेता। इसमें विजेता कौन रहा है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। एडवोकेट संरक्षण बिल किस राज्य में पास किया गया। फ्रेंड्स एडवोकेट से रिलेटेड मतलब अधिवक्ता, वकील वगैरह सबसे रिलेटेड एक बिल पास किया गया, वो राजस्थान सरकार के द्वारा बिल पास किया गया। जो भी फ्रेंड्स राजस्थान मारे होंगे वो बिल्कुल सही होगा, राजस्थान से रिलेटेड। और ये एडवोकेट संरक्षण बिल जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना, एडवोकेट संरक्षण बिल में इसमें अधिवक्ताओं को धमकाने, डराने या उसकी संपत्ति को नुकसान करने से संबंधित प्रोटेक्ट हेतु राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण बिल लाया था फ्रेंड्स। और एक और याद रखिएगा, राजस्थान में ही राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान सरकार के द्वारा चालू किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ दिया गया था, विधि का शासन। देखिए ध्यान से फ्रेंड्स सुनिएगा, विधि का शासन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विधि का शासन शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। फ्रेंड्स आपको बता दे, डायसी नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उसी ने विधि का शासन वाले शब्द को प्रतिपादित किया था। उसी ने शब्द दिया था कि विधि का शासन, ये शब्द जो है डायसी के द्वारा दिया गया था। जो भी फ्रेंड डायसी मारे होंगे, बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, VVI, इसको फिर से रिपीटेड होने का चांस है, फिर से आने का चांस है। इसीलिए इस स्लाइड को जरूर देखें और फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। और आपकी सब्सक्राइब, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमको फ्रेंड्स, इसीलिए आप सभी सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था फ्रेंड, देखिए ध्यान से, 15वीं शताब्दी में, मतलब 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य कहाँ के नृत्य है फ्रेंड्स, असम के नृत्य है। सत्रिया नृत्य किसने शुरू किया था। फ्रेंड्स आपको बता दूं, 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य को श्रीमंत शंकर वैष्णव संत ने किया था। जो भी फ्रेंड्स श्रीमंत शंकर वैष्णव संत को मारे होंगे वो उसका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड्स। और बता दें सत्रिया नृत्य कहाँ के नृत्य है, असम के नृत्य है फ्रेंड्स।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, प्रसिद्ध फिल्म शोले कौन कौन देखे हैं? जो देखे हैं वो बोले कि सर हम देखे हुए हैं शोले मूवी की। गब्बर पूछता है कितने आदमी थे सांभा, सब ना देखे हैं फ्रेंड्स। चलिए शोले मूवी का यहां से पूछ दिया गया था, प्रसिद्ध फिल्म शोले के डायरेक्टर कौन है? याद रखिएगा शोले के डायरेक्टर कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दे शोले के डायरेक्टर कौन है। तब तक फ्रेंड्स आपको बता दूं शोले के डायरेक्टर कौन है, रमेश सिंधी साहब हैं शोले फिल्म के डायरेक्टर। जो भी रमेश सिंधी साहब को मारे होंगे उस समय के बहुत ही फेवरेट, मतलब कह सकते हैं कि ये शोले मूवी बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था फ्रेंड्स उस समय में। रमेश सिंघल साहब डायरेक्ट किए हुए थे इस फिल्म को। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि शोले मूवी में जो संगीत कौन लिखे थे, तो आपको बता दूं शोले मूवी का जो संगीत है वो राहुल देव वर्मन के द्वारा लिखा गया था, जिसको हम लोग बहुत प्यार से पंचम दा के नाम से बोलते हैं कि हाँ पंचम दा की मूवी थी, ये पंचम दा की इसमें संगीत दिया हुआ है। तो ये इसका पूरा नाम था राहुल देव वर्मन, इसके संगीत लिखे हुए थे शोले मूवी के फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए भाई साहब क्या था, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक फ्रेंड्स ये पूछा गया था, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और पूछा जाएगा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुआ था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले को मारे होंगे बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा गया था, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा गया था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? ये हैं महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विजय स्तंभ कहां स्थित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं विजय स्तंभ कहां स्थित है। फ्रेंड्स विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहा जाता है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था उस समय के मुगल शासक, मुगल नहीं कह सकते, दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था, उस पे जीत हासिल किया था राजपूतों के द्वारा, तब जाके विजय स्तंभ की नींव पड़ी थी फ्रेंड्स। इसीलिए विजय स्तंभ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और कौन उसके राजपूत की तरफ से कौन लड़ते थे? राणा कुंभा। और विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के विजय पे। अलाउद्दीन खिलजी से जब जीत हासिल कर लिए थे तब राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का चित्तौड़ में नींव रखी थी फ्रेंड्स। जो भी मारे होंगे चित्तौड़गढ़ उसका बिल्कुल सही हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। एक इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछ दिया गया था फ्रेंड्स, जीडीपी क्या है? सीधी सी बात है, जीडीपी किसको कहते हैं? किसी भी देश में एक साल में पैदा होने वाली सभी सामान और सेवाओं, जितने भी वस्तु हैं और सेवाएं हैं, वो उसके जो मौद्रिक मूल्य होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी किसको कहते हैं? फिर से ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इकोनॉमिक्स में हर एक चीज को। क्या कहते हैं? एक साल में कोई, मतलब मान लीजिए पूरे भारत में एक साल में जितना भी वस्तु होगा और जितना भी सेवा होगा उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा, मौद्रिक मतलब पैसा वाला जो मूल्य होगा, वही क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। और कभी कभी जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इतना याद रखिएगा। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी में से जब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, मूल्य ह्रास मतलब जो भी उसका जो साइड से लागत होता है उसको कहते हैं मूल्य ह्रास, उसको जब घटा दिया जाता है तो वो बन जाता है एनडीपी। तो ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इस सबको इंपॉर्टेंट करके आप लोग रिमेंबर रखिएगा। और जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जाइए झंडा गाड़ के आइए, ठीक ना। और आप लोग कमेंट जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल है केओके द की ऑफ नॉलेज, चैनल नाम से बना हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर वहां पे जाके सपोर्ट करें। आप लोगों को वहां पे इंपॉर्टेंट क्यूज करवाया जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग जाके उसको ज्वाइन जरूर करें फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, गेफिन किस तत्व से संबंधित है? फ्रेंड्स गेफिन तो हम लोग जानते हैं ना, गेफिन किस तत्व से संबंधित है? सीधी सी बात है, कार्बन से संबंधित है। ये कार्बन के अपरूप हुए गेफिन। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? कार्बन के अपरूप हीरा है, जो कि
सबसे कठोर धातु के तत्व के सबसे कठोर माना जाता है हीरा को। फिर उसके बाद दूसरा अपरूप ग्रेफाइट है, जिसको विद्युत का क्या माना जाता है, सुचालक माना जाता है। इसमें क्या कीजिएगा, विद्युत का सुचालक कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इससे इलेक्ट्रिक पास हो सकती है, इससे इलेक्ट्रिक क्या हो सकती है, पास हो सकती है। मतलब उधर ग्रेफाइट है, इधर भी ग्रेफाइट, अगर कोई यहाँ पे पकड़ा है तो उसको करंट लगने की संभावना है। सुचालक का मतलब क्या होता है, उसके द्वारा उससे बह सकती है करंट, धारा चल सकती है, जा सकती है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न, हाँ और एक फ्रेंड, कार्बन का अपरूप याद रखिएगा, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन भी पूछ सकता है आपसे फ्रेंड, पूछ देगा फुलरीन शब्द किससे संबंधित है, तो आप लोग मारिएगा कार्बन मार के आइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था कानून का नियम, ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कानून का नियम किसके द्वारा दिया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग पे राज कौन किया, अंग्रेजवा राज किया, और कानून का नियम भी कौन देगा, अंग्रेज देगा। तो इसीलिए इंग्लिश मैन के द्वारा कानून के नियम दिए गए। जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश मैन मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स, और आप लोग जरूर बताइएगा क्या यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यही सब क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि हाँ सर यही सब क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ एक चीज और, कानून के नियम को कौन 1885 ईस्वी में डफरीन के द्वारा किया गया। जो कांग्रेस पार्टी का जो नींव जो रखा हुआ था, तो दिमाग की उपज कहते हैं, डफरीन की दिमाग की उपज कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी को, तो वही डफरीन के द्वारा कानून का नियम लाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या था, किस बीमारी में हड्डी का ग्रोथ रुक जाता है। अब भाई साहब किसी को किस बीमारी में हड्डी का ग्रोथ होना रुक जाता है, ये रिकेट्स होता है, या इसी का दूसरा नाम फ्रेंड याद रखिएगा ऑस्टियोमलाइसिया, ऑस्टोमलाइसिस इसको पढ़ा जाता है वैसे, ऑस्टोमलाइसिस या रिकेट्स। ये विटामिन डी की कमी से होती है। और आपको बता दूं विटामिन डी सबसे ज्यादा मात्रा में आप धूप लेने में, मॉर्निंग उठिए और आराम से 10 मिनट कम से कम धूप में खड़ा रहिएगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, विटामिन डी आपका पूरा होगा। और आपको बता दें हम लोग का त्वचा ही एक ऐसा है जो विटामिन डी को संश्लेषित करता है। ये भी आपको प्रश्न याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है। फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी हम लोग के उत्तर भारत मतलब गंगा वाले मैदान क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा वाले मैदान क्षेत्र में पाया जाता है क्या चीज फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक खादर जलोढ़ मिट्टी और एक क्या होते हैं, बांगर जलोढ़ मिट्टी। खादर जलोढ़ मिट्टी जो नया बन के जलोढ़ मिट्टी आया उसको खादर जलोढ़ मिट्टी, और बांगर किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एएफसी नॉर्मल एएफसी चैंपियनशिप किस शतरंज खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। पूछ रहा है कि एएफसी चैंपियनशिप में, ये एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड, एएफसी या एफएफसी है, इसका एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें पूछा गया था शतरंज खिलाड़ी को, किस शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था फ्रेंड्स। आपको बता दूं ये कौस्तुभम चटर्जी को इसमें ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया था। ग्रैंड मास्टर का खिताब इसको मिला था इस चैंपियनशिप में, किसको, कौस्तुभम चटर्जी को मिला था फ्रेंड्स। जो भी कौस्तुभम चटर्जी को मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हुए थे, मेरे पास जितना प्रश्न आज आया उतना का हम लोग एनालिसिस अच्छे से किया फ्रेंड्स। और आप लोग जरूर बताइए एनालिसिस कैसा लगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो फ्रेंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी घाट से पूछा गया था पश्चिमी घाट से वर्षा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा प्रश्न पूछा गया था, और उसका डिस्कशन अगले अगर एनालिसिस में उसको भी इंक्लूड करते हुए डिस्कशन आप लोग के सामने लेके आ जाऊंगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग जो भी नए हो इस चैनल को जरूर आज हम आप सभी के बीच लेके आया हूं। 11 सितंबर के जो 3rd शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके सेक्शन का, सभी आपको एनालिसिस कराने आया हूं फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था इंटर कॉन्टिनेंट कप फुटबॉल 2023 किस राज्य में कराया गया, ये पूछा गया था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स, इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2023 किस राज्य में कराया गया था। फ्रेंड्स आपको बता दूं ये राज्य था उड़ीसा में करवाया गया था। उड़ीसा में कहां, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में करवाया गया था फ्रेंड्स। इसको जो भी मारे होंगे उड़ीसा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक इससे रिलेटेड एक और याद रखिएगा, सेफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ होने वाला है। सेफ चैंपियनशिप 2023 बंगलुरु में होने वाला है। ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी प्रश्न पूछा गया है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। जितना भी सेक्शन आप 1 सितंबर से उठा के आप अभी तक के हर एक एनालिसिस को देख लीजिए। आई होप कि उसमें से आपका 10 या 12 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा हर एक शिफ्ट में।
नेक्स्ट चलिए चलते हैं, हाँ डिटेल से पढ़िए उसके बारे में और उससे कितने संभावित प्रश्न आ सकते हैं इसको भी पढ़िए आप फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। आपसे पूछ दिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया था आपसे, तो आप लोग जरूर बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही पूछा गया था ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, चूने का पानी भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ था बुझा हुआ चूना, जिस चूना में पानी होता है, जिस चूना में पानी मिक्स होता है, जैसे नॉर्मल कैल्शियम ऑक्साइड अगर पूछा जाए, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब CaO को H2O से रिएक्शन किया जाता है तो फ्रेंड्स ये बिना बुझा हुआ चूना बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CaOH का होल 2, ये बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। उसी तरह आप लोग ये भी याद रखिएगा, चूना का पत्थर जिसको कहते हैं संगमरमर को भी कहते हैं, इसका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये इसको भी याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। ये भी पूछा जा सकता है, जब ये पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब हुआ था, सिर्फ इतना ही पूछा गया था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बंगाल के नवाब थे वहां पे, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना, बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये बक्सर का युद्ध। और इसका नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो साहब कर रहे थे, हेक्टर मुनरो कर रहा था इसका नेतृत्व बक्सर के युद्ध का फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे 1764 उसका बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। भाई साहब जनगणना से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, इसीलिए आप लोग जनगणना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सबको एक बार एनालिसिस करवाए हुए हैं फ्रेंड्स, सब चीज का एनालिसिस करवाए हुए हैं। इसमें तो लिंगानुपात पूछा गया है, साक्षरता भी पूछा गया है। अब नॉर्मल आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक एनालिसिस को एक बार देख लीजिएगा। अभी तक जितने भी एनालिसिस है 1 to कितना 1 to 10 मतलब 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के जितने भी एनालिसिस है आप लोग, आई होप कि आप लोग देख लोगे तो आपके एग्जाम आने वाली जिसका एग्जाम है वो इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए आप लोग जरूर देख लेना फ्रेंड्स। पूछा गया 2011 की जनगणना अनुसार भारत का दूसरा, पूछ दिया पहला नहीं पूछा गया फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा लिंगानुपात क्या है। अब इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कम से कम ऑर्डर में 5 कम से कम। तो दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा बाबू कौन होगा, तमिलनाडु होगा। दूसरा सबसे लिंगानुपात वाला राज्य तमिलनाडु होगा। अब क्रम थोड़ा देख लीजिए, लिंगानुपात सबसे पहला लिंगानुपात किसका है, केरल का है, ठीक ना। फिर सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये 3 कम से कम आप लिंगानुपात में याद रखिए, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज्यादा लिंगानुपात इसी शहर में है, इसी राज्य में है फ्रेंड्स। और न्यूनतम जब पूछा जाएगा तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, नीचे से सिक्किम याद रखिएगा, पंजाब याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। तो मतलब ये न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, कह सकते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला ये क्या है, राज्य है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया। लता मंगेशकर को ये कितनी बार एनालिसिस में बता दिया गया है कि लता मंगेशकर, वो इससे पहले भी पूछा गया था, ए मेरे वतन के लोगों, ये किसने गाया थी, लता मंगेशकर ने गाई थी। और उसी में बताया था 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। और इसके साथ साथ बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे ना, उसको भी भारत रत्न 2001 में ही मिला था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड, इसीलिए याद रखिएगा 2001 में बिस्मिल्लाह खां को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था फ्रेंड्स। और आपको बता दूं भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, ये भी याद रखना है, 1954 में हुआ था भारत रत्न की शुरुआत। और पहला किसको मिला था भारत रत्न, एस राधाकृष्णन को मिला था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक है। अब पूछ दिया गया था आपके ऑप्शन के अनुसार, था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जो भी फ्रेंड्स माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को मारे होंगे वो महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कपास के उत्पाद में दूसरा सर्वाधिक प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन है। मतलब सब दूसरा पूछ रहा है, कपास दूसरे नंबर पे प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन है। तो आपको बता दूं पहले नंबर पे आता है गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। तो याद रखिएगा पहला नहीं पूछा गया फ्रेंड, दूसरा पूछा गया था। जो भी फ्रेंड महाराष्ट्र मार के आए होंगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा। और कपास कौन सी मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड।
अब पूछ दिया गया था डी गुकेश का संबंध किस खेल से है, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डी गुकेश का संबंध किससे है, शतरंज से। जो भी फ्रेंड शतरंज मार के आओगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा। उसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन याद रखना है। याद रखिए डी गुकेश के द्वारा 2018 में एशिया शतरंज चैंपियनशिप में 5 पदक जीत के आया था। एशिया शतरंज चैंपियनशिप में 2018 में डी गुकेश के द्वारा शतरंज में 5 पदक जीत के आया हुआ था ये। फिर एक और याद रखना आपको इसके शतरंज से रिलेटेड, भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर, ये पूछ सकता है आने वाला शिफ्ट में, भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है, तो याद रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा भारत के सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर है। कौन, अभिमन्यु मिश्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्टिकल 49 पूछ दिया गया, तो वही नीति निर्देशक तत्व, घुरा फिरा के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये 3 से ही अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए ये तीनों को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आर्टिकल इस बार पूछ दिया था 49 मतलब 49, ये इसका संबंध किससे? फ्रेंड्स आपको बता दूं आर्टिकल 49 जो है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना। जो सार्वजनिक संपत्ति है ना, जो सबके लिए मतलब वहां पे वैल्यू बराबर है, तो उसका क्या करना फ्रेंड्स, रक्षा करना 49 में है फ्रेंड्स। नीति निर्देशक सिद्धांत आपको बता दूं, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है 31 से लेके 51 के बीच में। और याद है ना नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटा गया था, एक उदारवादी, एक गांधीवादी, पहले एक समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गांधीवादी वाला आपको बताया होता है, एनालिसिस आप हर एक एनालिसिस देखिए। आई होप कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 किस देश और किस स्टेडियम में खेला जाएगा? मतलब कह रहा है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 और 2023 जो 21 वाला 23 में जो 21 से 23 तक किस देश के स्टेडियम में खेला जाएगा? फ्रेंड्स आपको बता दूं ये इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। और इसके विनर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और भारत। जो भी इंग्लैंड मार के आएंगे उसका बिल्कुल सही होगा। इसका विनर कौन थे? ऑस्ट्रेलिया विनर थे। और उप विजेता की अगर बात करें तो विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत थे। और इससे रिलेटेड एक और याद रखिएगा, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? ट्रेविस हेड को मिला था। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था फ्रेंड? ट्रेविस हेड को मिला था। याद रखिएगा कौन सा था? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था। पूछ सकता है, खेल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, अब पूछ दिया कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब कब? 1930, 1931 और 1932 में हुआ था फ्रेंड्स। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछा जाएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके साथ साथ आपसे पूछ दिया जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान, आप लोग जवाब दीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के जो थे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोलंबिया लोक नृत्य, हाँ पूछ दिया ना, कोलंबिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? कोलंबिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स आपको बता दूं ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कोलंबिया राजस्थान का लोक नृत्य है। जो भी राजस्थान मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। और इसमें क्या होता है? गुलाब और सफेदों का नृत्य होता है यहाँ पे, ठीक ना फ्रेंड्स। और आपको राजस्थान की कुछ और नृत्य के बारे में याद रखना है। सबसे ज्यादा जो पूछ रहा है घूमर पूछ रहा है सबसे ज्यादा, ये भील जनजाति के द्वारा घूमर डांस किया जाता है, चंग होता है, कठपुतली है, ये सब राजस्थान का ही लोक नृत्य है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहली बार लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? पहली बार पूछ रहा है लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था ईस्वी के साथ, तो 1951 से 1952 में हुआ था। पहली बार लोकसभा इलेक्शन 1951 से 1952 में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। कह रहा है सिरपुर महोत्सव, देख लीजिए ध्यान से, क्या कह रहा है? सिरपुर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो सिरपुर महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैक्टर कास्ट, ये पूछा गया था, ये थोड़ा सा फैक्टर कास्ट के बारे में पूछा गया था। फैक्टर कास्ट क्या है? तो देख लीजिए, हम इसका आंसर थोड़ी ये 2 लाइन में लिखे हैं, बस समझ में आ जाएगा। यह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग या उपभोग कर रहा है या उपभोग कर रहा है के लिए उत्पादन के सभी कारकों को कुल लागत, मतलब जो उत्पादन हो रहा है उसके सभी कारकों का कुल लागत को ही क्या कहा जाता है? फैक्टर कास्ट कहा जाता है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले दस्तक देती है? दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत के सबसे पहले किस राज्य में दस्तक देती है फ्रेंड्स? केरल में सबसे पहले दस्तक देती है फ्रेंड्स। ये कहाँ की दस्तक देती है? केरल में। और इस केरल में इसको कहा जाता है अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, केरल में। और उसी के जस्ट रिलेटेड साउथ में कर्नाटक में इसे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? प्रफुस्तन के नाम से भी जाना जाता है। और वही वर्षा आ जाती है जब पंजाब में, तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और आपको बता दूं, ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जून मंथ के प्रथम सप्ताह को ये इसका आगमन होता है। ये भी पूछ सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून कब इसका आगमन होता है, तो कहिएगा जून महीने के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड, महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लगा, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड कह रहा था, कौन सा जयंती किससे रिलेटेड है। तो हम 2-3 क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसका देख लीजिए, जो भी रिलेट करता हो आप लोग सही कर लेना। कह रहा कि महात्मा गांधी का जयंती कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है। और इसी समय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और इसी समय यूएन का भी स्थापना हुआ था। 2 अक्टूबर को भी यूएन का गठन किया गया था फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा, 2 प्रश्न है, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और यूएन का गठन 2 अक्टूबर। देखिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये अहिंसा दिवस वाला पूछा गया था, यूएन का गठन वाला पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अलारवेल बल्ली का संबंध किस खेल से? ये एक प्लेयर है, ये अलारवेल बल्ली, और इसका पूछ रहा है किस खेल से ये संबंधित है? खेल से नहीं, ये नृत्य होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। ये किस नृत्य से संबंधित है? फिर से सुनिएगा फ्रेंड, अलारवेली बल्ली किस नृत्य से संबंधित है? याद रखिए, भरतनाट्यम से संबंधित है। अलारवेली ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है फ्रेंड? तमिलनाडु का नृत्य है ये। और ये जो है अलारवेली जो है पंडालूर शैली का प्रख्यात नृत्यांगना है। जो भारतनाट्यम में ये पंडालूर शैली होता है, इसके प्रमुख नृत्यांगना है कौन? अलारवेली बल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था फ्रेंड्स, एक लड़का के द्वारा भेजा गया है कि अस्थि मज्जा किसके निर्माण में भाग लेती है? अस्थि मज्जा जो होता है किसके निर्माण में भाग लेती है? तो ये ब्लड सेल के निर्माण में भाग लेती है अस्थि मज्जा। और इसके रिपेयरिंग में, अस्थि मज्जा की रिपेयरिंग में जो कोशिका लगती है उसको स्टेम कोशिका कहा जाती है, स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है उसको। फिर से सुनिएगा फ्रेंड, अस्थि मज्जा का निर्माण भाग जो होता है वो ब्लड सेल निर्माण करता है, ठीक। और इसका रिपेयरिंग का काम जो करता है वो स्टेम सेल करता है। इतना याद रखना आपको अस्थि मज्जा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा, अरे भाई साहब 11 सितंबर को माइक्रो फाइनेंस से तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो माइक्रो फाइनेंस जो है ये बैंक जो है कब इसका स्थापना हुआ? 1956 ईस्वी में स्थापना हुआ था। किसके श्रेय से स्थापना किया गया था इसका? मोहम्मद यूनिस के, ये बांग्लादेश के थे, मोहम्मद यूनिस के द्वारा इसका श्रेय जाता है, इसका स्थापना का श्रेय जाता है, ठीक ना। और इसका मतलब, इसके अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन कौन से आते हैं देख लीजिए थोड़ा बहुत। ये बंधन फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आते हैं, बीएसएम माइक्रो फाइनेंस सर्विस पब्लिक लिमिटेड आते हैं, उसके बाद कैस्पोर माइक्रो फाइनेंस पब्लिक लिमिटेड आते हैं। मतलब माइक्रो फाइनेंस क्या हुआ ना कि छोटे आय वाले लोगों को वित्तीय कर प्रदान करना, इसका माइक्रो फाइनेंस का रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होगा फ्रेंड्स। इतना आपके प्रश्न थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 11 सितंबर को। जो भी फ्रेंड्स को आप लोग जरूर बताएं कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ फ्रेंड्स। मेरे पास इतना ही प्रश्न आया था। और अगर किसी को अगर इस शिफ्ट में प्रश्न याद हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और इसी के साथ जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक जरूर कर दे और शेयर भी कर ले अपने फ्रेंड के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस लेके आया हूँ। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, उस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दे फ्रेंड। उसी के साथ आज का पहला प्रश्न पूछा गया था 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का
क्या है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। पूछ दिया था फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। ये बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा में स्थित है फ्रेंड्स। और इसमें टोटल कुल सीट की संख्या फ्रेंड्स 20,011 सीट, मतलब 20,011 व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है फ्रेंड्स। इतना आपको पता रहना चाहिए बिरसा मुंडा स्टेडियम के बारे में फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। एक पूछा था, बाल्टी डांस किस राज्य का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के में किया जाता है, या मतलब बाल्टिक डांस के बारे में पूछा गया था कि बाल्टिक डांस जो है ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, बाल्टिक डांस लद्दाख में किया जाता है। जो भी फ्रेंड्स लद्दाख मारे होंगे वो बिल्कुल 100% सही होगा फ्रेंड। और इसी से रिलेटेड ये बाल्टी डांस जो है ये कारगिल और तुर्क में मुसलमान समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये कारगिल में मुसलमान समुदाय के द्वारा किया जाता है। और ये जो डांस है ये बाल्टिक भाषा में ही डांस किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड, 36वां राष्ट्रीय खेल, ये राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, बार बार पूछा ही जा रहा है फ्रेंड। इसीलिए राष्ट्रीय खेल को अच्छे से आप लोग, जितने भी खेलो इंडिया हो गया, 36वां राष्ट्रीय खेल, ये सबको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य में हुआ है, आपसे पूछा गया। तो 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी फ्रेंड गुजरात में हुआ है। गुजरात के 6 शहर में हुआ है। कौन कौन सा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। मतलब टोटल 6 शहर में, गुजरात के 6 शहर में ये 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। इसका शुभांकर अगर पूछा जाएगा फ्रेंड, अभी तक शुभांकर नहीं पूछा गया है, पूछने की संभावनाएं हैं कि 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है, तो सवाज होगा, सावाज, SAVAJ, सवाज होगा। और ये कब खेल स्टार्ट हुआ था, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को ही ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंड। ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और उससे रिलेटेड कुछ और याद रखिएगा, उससे पीछे 36वां राष्ट्रीय खेल केरल में हुआ था, और अब जो होने वाला है 37वां राष्ट्रीय खेल ये गोवा में होने वाला है। और इसका शुभांकर भी लोगो आ गया है, इसका शुभांकर है मोगो। पूछा जाएगा 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है फ्रेंड, मोगो राष्ट्रीय खेल का शुभांकर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया था पूर्वांचल की पहाड़ी का क्या नाम है। अब कोई ऑप्शन में दे दिया होगा कि बहुत सारा पूर्वांचल का पहाड़ी, और उसमें से पूछ रहा होगा कि उसमें से पूर्वांचल का पहाड़ी कौन सा है। तो वो एक नागा पहाड़ी आपके ऑप्शन में था, नागा पहाड़ी पूर्वांचल के पहाड़ी है। और उससे रिलेटेड पूर्वांचल के पहाड़ी और सब देखो कौन कौन सा है, एक पटकई होगा, एक नागा होगा, नागा की पहाड़ी, एक मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मिसी पहाड़ी और मिकीर पहाड़ी। ये सब पहाड़ी पूर्वांचल के पहाड़ी है। वहीं पे पटकाई कहाँ पे है, मेघालय में। पटकाई की पहाड़ी मेघालय में है फ्रेंड्स। नागा की पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में है। और मणिपुरी पहाड़ी कहाँ है फ्रेंड, मणिपुर में है। मिजो की पहाड़ी मिजोरम में है। मिसी की पहाड़ी कहाँ पे फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश में है। एक लास्ट मिकीर की पहाड़ी वो फ्रेंड्स असम में है। इतना पूर्वांचल के पहाड़ी को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सभी पूर्वांचल के पहाड़ी है। जो भी फ्रेंड नागा की पहाड़ी आंसर मारे होंगे उसका बिल्कुल इसमें आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य यह है फ्रेंड्स कि भारत में ग्रामीण बैंक और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखिएगा, इसका एक ही कारण है कि बैंकिंग सुविधाओं को गरीब से गरीब, जो वंचित है, जो अकाउंट नहीं खुलवा सकता है, वहां तक लोगों को अकाउंट से जोड़ना, बैंक से जोड़ना। फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं, ये कितनी बार पूछा गया, मुल्क राज आनंद। अब मुल्क राज आनंद की बुक कौन सी है, ये आपसे पूछ दिया गया था। ये हर एक शिफ्ट में देख सकते हैं, हर एक कुछ मतलब 1 सितंबर से जब से एनालिसिस कराना स्टार्ट किया हूं, तो मुल्क राज आनंद के बारे में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग को रिमेंबर रखना है, मुल्क राज आनंद की बुक कौन सी पूछी हुई थी, आप इसका आंसर करो ना। तो मुल्क राज आनंद की बुक है एक अनटचेबल और एक कुली। एक और 2-3 बुक है जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट बुक लिए हैं फ्रेंड्स, एक अनटचेबल एक कुली। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक है, ये मुल्क राज आनंद की है, तो याद रखिएगा इसको भी फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड आपसे, मिडनाइट चिल्ड्रेन किसकी पुस्तक है। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन फ्रेंड सलमान रश्दी की पुस्तक है, इतना याद रखिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी, जो भी सलमान रश्दी को मारा होगा उसका बिल्कुल सही होगा आंसर फ्रेंड्स। और सलमान रश्दी की कुछ पुस्तकें याद रखिएगा, द गोल्डन हाउस ये भी सलमान रश्दी का है। फिर उसके बाद द
स्टेंस वर्सेस द स्टेंस वर्सेस इसको कहते हैं, ये भी सलमान रश्दी की है। विक्ट्री सिटी ये भी सलमान रश्दी की है। द ईस्ट और वेस्ट ये भी क्या है, सलमान रश्दी की पुस्तक है फ्रेंड्स। इतना आपको सलमान रश्दी की पुस्तक के बारे में याद रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्य किस देश से के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आप लोग को पता है कि मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया, कब? 1976 को जोड़ा गया था। और किस समिति के सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और उसमें उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 10 ही थी। फिर मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन में 2002 में फिर उसमें एक और जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 12 वर्ष की जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य 11वां में जोड़ा गया। टोटल अब पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या बाबू कितना, तो 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या है। और ये किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। मोहन वीणा, ये थोड़ा सा था अलग टाइप से, तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, जो भी फ्रेंड्स विश्व मोहन भट्ट मारे होंगे मोहन वीणा का, उसका 100% सही होगा। इसका मोहन वीणा का आविष्कारक कौन है? विश्व मोहन भट्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ है IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कहां हुआ है, मतलब इसका आयोजन कहां हुआ है? फिर से सुनिए, IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ है? फ्रेंड्स इसका आयोजन हमारे नई दिल्ली में हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें विजेता के तौर पे भारत रहा है और दूसरे स्थान पे चीन रहा है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा। और इसमें 4 गोल्ड मेडल जीता है। IBM मुक्केबाजी में कितना गोल्ड मेडल? 4 गोल्ड मेडल जीता है। उसका नाम कौन कौन है एक बार देख लीजिए फ्रेंड। नीतू धनधस, एक है स्वीटी बुरा, और एक है लवलीना बोरगोहन, एक और है निखत जरीन। मतलब 4 को गोल्ड मेडल मिला है। किसमें? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मिला है 4 को। भारत के ये सब प्लेयर है। तो पूछ सकता है कि ये बताइए नीतू धनधस ये कौन सी खिलाड़ी है? तो मुक्केबाजी से ये संबंधित है। स्वीटी बुरा ये कौन से खेला? मुक्केबाजी से। लवलीना बोरगोहन पूछा गया है क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से है। निखत जरीन भी क्या है? मुक्केबाजी से है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ताजमहल का डिजाइन देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? अब आपको पता होना चाहिए ताजमहल किसके याद में बनाया गया? मुमताज के याद में। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। और किसने इसका डिजाइन तैयार किया? तो जो भी फ्रेंड उस्ताद अहमद लाहौरी मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही हुआ होगा। रीजन क्या होता है ना फ्रेंड, छोटा छोटा ही क्वेश्चन गलती होता है एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन गलती नहीं होता। इसीलिए छोटे क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए, हर एक एनालिसिस को देखिए, जितना भी एनालिसिस कराए हुए हैं हर एक एनालिसिस को कीजिए, देखिए। और सभी एनालिसिस का एक जगह वीडियो करके आपको मतलब एक जगह लाके मतलब 1 सितंबर से 8 सितंबर तक की वीडियो बना दिया गया, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उसका लिंक, आप लोग उसको वहां पे जाके देख लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। ये भी पूछ दिया गया था, तोते हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तोते हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड? अमीर खुसरो को जाना जाता है, तोते हिंद के उपनाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये था, समुद्री डकैत अधिनियम 2022। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी गई है, जो क्या है? समुद्री डकैती अधिनियम 2022। इसमें क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या था कि समुद्र में होने वाला है इस अधिनियम में, खुली समुद्र में समुद्री डकैती के दमन से संबंधित समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावित बनाने के लिए अधिनियम लाया गया। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए यह समुद्री डकैती अधिनियम 2022 आया गया था। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्या यही क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन नहीं आया था तो कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन फ्रेंड्स था मेरा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हाँ ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला नेक्स्ट वाला क्या था? एनाबेना और एजेला के बीच में क्या संबंध है? तो ये एक दूसरे के सहजीवी है फ्रेंड, कह सकते हैं यह सहजीवी है। अगर आपसे पूछा गया एनाबेना और एजोला, अगर आपसे पूछा गया क्या संबंध है, तो सहजीवी जो मारेंगे उसका बिल्कुल सही होगा। वहीं पे एनाबेना क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है। वहीं पे एजोला क्या है? एक फ्रेंड फर्न है। बस इतना याद रखिए, इतना पता रहना चाहिए आपको। जो भी सहजीवी मारे होंगे उसका 100% सही हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया था
स्वदेशी आंदोलन को डेल्टिया आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। जो स्वदेशी आंदोलन हम लोग का स्टार्ट हुआ था वो डेल्टिया आंध्र प्रदेश में, मतलब नीचे की ओर आंध्र प्रदेश में, उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। इस स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से फ्रेंड? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा क्या यही पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊंट का मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है? तो ऊंट का मेला फ्रेंड्स राजस्थान के अजमेर शहर में लगता है। ऊंट का मेला राजस्थान के अजमेर शहर में लगता है, जो कि पुष्कर शहर में, अजमेर जिला के पुष्कर शहर में जाके लगता है। ऊंट के मेला को क्या कहते हैं? पुष्कर मेला भी कहा जाता है। ये सब भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, और जो भी अजमेर मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही हुआ होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ, डीमर सिंह कुंवर, याद रखिए डीमार सिंह कुंवर, ये पिछले शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए आप 11 सितंबर के एनालिसिस में देखिए ये डीमर सिंह कुंवर के बारे में पूछा गया है। ये छत्तीसगढ़ के निवासी है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? इसको फ्रेंड पद्म श्री 2023 का अवार्ड मिला है। और आपसे अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ से 3 व्यक्ति को इस बार पद्म श्री पुरस्कार मिला है। किसको किसको? उषा को मिला है, सिर्फ नाम का फर्स्ट लेटर याद रखिए, उषा, अजय और किसको? यही डीमार को, डीमार सिंह को मिला है। उषा, अजय और डीमार सिंह को, तीनों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 मिला है फ्रेंड। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंडिता की उपाधि, देखिए ये आ गया ना क्वेश्चन, पंडिता की उपाधि कोलकाता में किसे दिया गया? किसे दिया गया पंडिता की उपाधि? कोलकाता, ये कोलकाता के निवासी थे पंडिता, इसको उपाधि मिला था पंडिता का। किसको दिया गया था पंडिता की उपाधि? रामाबाई को दिया गया था फ्रेंड्स। आपसे पूछा जाएगा पंडिता की उपाधि किसको दिया गया था? रामाबाई। और जो भी फ्रेंड रामाबाई आंसर मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही हुआ होगा ये फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। FIBA बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023, FIBA बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 कहां हुआ? तो ये फ्रेंड 3 जगह होगा। कहां? फिलीपींस में, जापान में, इंडोनेशिया। अब आपको देख लीजिए कि ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा फिट बैठता है कि ये बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 कहां पे हुआ। फिलीपींस था, जापान था, इंडोनेशिया था। ऑप्शन के अनुसार जो मारे होंगे बिल्कुल आपका सही होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए इसमें क्या दिया हुआ था, क्या आंसर दिया हुआ था, ये भी बताएं आप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्ति की कौन सी उदाहरण है? मतलब राजस्व किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। तो राजस्व टैक्स लेके, टैक्स वसूल के प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रानी मचीहा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब पिछले एनालिसिस में करवाया हूं फ्रेंड, और ये पूछा गया है। ये रानी मचैया कर्नाटक के किस नृत्य से संबंधित है? याद रखिएगा रानी मचैया कर्नाटक के अमाथत नृत्य से, कर्नाटक में अमाथत एक नृत्य होता है उससे संबंधित है। और इसको क्या कहा जाता है? रानी मचैया को अमाथत की रानी। ये भी पूछ सकता है अमाथत की रानी किसे कहा जाता है? जैसे गजल का राजा किसको कहा? जगजीत सिंह को। उसी तरीके से अमाथत की रानी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रानी मचैया। और एक चीज और, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक और, गजलों की रानी, गजलों के राजा जगजीत सिंह, गजलों की रानी अगर पूछा जाएगा तो बेगम अख्तर हो जाएगा। गजलों की रानी कौन हो जाएगा फ्रेंड? बेगम अख्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति बिना किसी सदन में का सदस्य रहते हुए कितने समय तक संसद रह सकता है? मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी सदन का हिस्सा नहीं है, वो नहीं जीत के गया है, तो वो कितने दिन तक सदन में रह सकता है? ओनली फॉर 6 मंथ फ्रेंड, 6 माह तक वो क्या कर सकता है? सदन में रह सकता है, बैठ सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कौन सा विधेयक पास किया गया था? दिसंबर 2022 की बात करते हैं, उस समय राज्यसभा में कह रहा है, लोकसभा नहीं फ्रेंड, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में पेश किया गया था कौन? वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम पेश किया गया था फ्रेंड्स, और ये राज्यसभा में। और उसके बाद लोकसभा वाला भी याद रखिएगा, जब राज्यसभा पूछ दिया है तो लोकसभा भी पूछ सकता है। तो लोकसभा में दिसंबर 2022 में ये याद रखिए बहु राज्य सरकारी समिति संशोधन विधेयक लागू किया गया था, पेश किया गया था। फिर से सुनिएगा, दिसंबर 2022 में लोकसभा में कौन किया था? बहु राज्य सरकारी समिति संशोधन विधेयक पास किया गया था, पेश किया गया था, वहां पे दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था पैसेज टू इंडिया। अब देखिए ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो पैसेज टू इंडिया के लेखक फ्रेंड्स E.M. फोस्टर है। पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है फ्रेंड्स? E.M. फोस्टर है। अगर आपसे पूछा जाएगा द पैसेज टू इंग्लैंड अगर पूछा जाएगा तो नीरज सी चौधरी। पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर,
और पैसेज टू इंग्लैंड अगर पूछा जाएगा, नीरज सी चौधरी, ये आपको इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया था, इससे विद्युत धारा चैप्टर से पूछ दिया गया था, कुछ क्वेश्चन टाइप से पूछा गया था कि कैसा था, आप लोग जरूर कमेंट में करके बताएं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे थोड़ा हिंट्स दे देते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे करके स्टूडेंट भेजा हुआ कि 7 वोल्ट विद्युत धारा 12 ओम का प्रतिरोध तो परिपथ का विभवांतर निकाले। तो ये क्वेश्चन हमको कहीं ना कहीं अधूरा लगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन एनालिसिस लेके नहीं आया। तो आप लोग इसको क्या करिए, अगर ये क्वेश्चन किसी के पास हो तो वो कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन सर पूछा गया था, तो उसका डिस्कशन अगले शिफ्ट में आपको जरूर दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इतना ही एनालिसिस था शिफ्ट फर्स्ट में, 12 सितंबर को इतना ही टोटल एनालिसिस था। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी कर दे फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत। कंट्री ने भाग लिया था, इस बार पूछ दिया गया था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में कितने कंट्री ने भाग लिया था। जो भी फ्रेंड्स 16 कंट्री को आंसर किए होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में 16 टोटल कंट्री ने भाग लिया था। ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। भारत के 3 शहर में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स। और इसमें विजेता रहे थे स्पेन, इसमें विजेता रहे थे, और उप विजेता इसमें कोलंबिया रहे थे। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में विजेता कौन रहे थे? स्पेन, और उप विजेता कौन रहे थे? कोलंबिया। और कहाँ हुआ था आयोजन? भारत में हुआ था। कहाँ पे? भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में, ये 3 जगह यहाँ पे आयोजन हुआ था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। डोमर सिंह कुंवर, पिछले शिफ्ट में मतलब बता रहे हैं, पिछले शिफ्ट में पूछ दिया गया था डोमर सिंह कुंवर मतलब डोमर सिंह कुंवर को नोबेल कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन इस बार पूछ दिया क्या फ्रेंड? डोमर सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री किस नृत्य के लिए दिया गया? फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये डोमर सिंह कुंवर छत्तीसगढ़ के हैं और इसको नाचा नृत्य के लिए इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 3 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। याद रखिएगा, 3 ही शब्द याद रखिए, उषा, अजय और डोमर। उषा, अजय और डोमर, यही 3 व्यक्ति हैं जिसको क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया, छत्तीसगढ़ में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। 2009 का ऑस्कर अवार्ड पूछ दिया गया था। 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? तो 2009 में ऑस्कर अवार्ड A.R. रहमान साहब को मिला था। 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था फ्रेंड? A.R. रहमान साहब को मिला था। और A.R. रहमान साहब को मद्रास में मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसको कहा जाता है? A.R. रहमान साहब को कहा जाता है। किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा फ्रेंड, मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो A.R. रहमान को कहा जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार बता दे, भारत में प्रथम व्यक्ति वो कौन थे जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला? वो भानु अथैया थी जिसको प्रथम ऑस्कर पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रिवोल्यूशन 2020 किसकी पुस्तक है? तो रिवोल्यूशन 2020 चेतन भगत की पुस्तक है। जिसने भी चेतन भगत मारा होगा उसका बिल्कुल आंसर सही होगा। आप जान लेते हैं चेतन भगत की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। हाफ गर्लफ्रेंड का नाम सुने, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी देखे हो, तो हाफ गर्लफ्रेंड उसी की चेतन भगत की बुक है। फिर 2 स्टेट भी चेतन भगत की बुक है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये भी चेतन भगत का बुक है। 1 इंडियन गर्ल, मतलब 1 इंडियन गर्ल, ये भी चेतन भगत का बुक है। गर्ल इन रूम नंबर 105, गर्ल इन रूम नंबर 105, ये भी चेतन भगत का बुक है। 400 डेज, ये भी चेतन भगत का बुक है। 1 नाइट द कॉल सेंटर, 1 नाइट द कॉल सेंटर, ये भी चेतन भगत का बुक है। 5 पॉइंट समवन, ये भी चेतन भगत का बुक है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, चेतन भगत में सभी में देखिए हाफ है, नंबर की संख्या है, कोई भी बुक इसका है नंबर से छूटा नहीं। देखिए जैसे हाफ हो गया, 2 स्टेट हो गया, 3 मिस्टेक हो गया, 105 हो गया, सभी ना सभी बुक में इसका नंबर जुड़ा हुआ रहता है। वहीं पे रिवोल्यूशन 2020 ये भी एक नंबर है, इसके साथ भी जुड़ा रहता है। तो एक थोड़ा सी कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, जिसमें नंबर लगा हो, अगर चेतन भगत ऑप्शन में हो तो चेतन भगत को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम थे। इग्निटेड माइंड, टाइम्स माय बुक, माय डे, ये सब किसके थे? APJ अब्दुल कलाम। बहुत बार मतलब क्या कह सकते हैं, एनालिसिस कराने के दौरान 1 सितंबर से लेकर अभी तक में बहुत बार ये विंग्स ऑफ फायर पूछ दिया गया, किसकी बुक है विंग्स ऑफ फायर, किसकी बुक है। इसीलिए आप लोग एनालिसिस को पूरा अच्छे से देख लो, एग्जाम बेहतर चले जाएगा। आप 1 सितंबर से उठाओ और अभी तक के एग्जाम एनालिसिस को बखूबी बढ़िया से देख लो, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया
एक्ट कब आया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो 1915 मारे होंगे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में, वो बिल्कुल उसका आंसर सही होगा। तो आपको कुछ और एक्ट को याद रखना है। भारत रक्षा अधिनियम 1915 में आया था, फिर एक आर्म्स इंडिया एक्ट 1978, इसके साथ साथ 1878 में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट आया था। फिर से फ्रेंड सुनिए ध्यान से, आर्म्स इंडिया एक्ट 1878 में, और इसी के समय में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट भी आया था 1878 में। फिर उसके बाद सीटस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, ये पूछा जाएगा, सीटस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, और वहीं पे आर्म्स इंडिया एक्ट 1848 ईस्वी में। इसको मत भूलिएगा, कोई ना कोई शिफ्ट में पूछ ही सकता है, इसीलिए सब कोई अच्छे से इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, संगीत के लिए महारथी को 2009 में किस महारथी को, संगीत के लिए किस महारथी को 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 9 में पद्मश्री दिया गया और 2016 में इसे पद्म भूषण से पुरस्कारित किया गया। वो एक ही लीजेंड व्यक्ति है, उदित नारायण। उदित नारायण को ये 2016 में पद्म भूषण दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब बच्चा कंफ्यूज कहां करता है, राष्ट्रीय खेल दिवस और विश्व खेल दिवस में कंफ्यूज करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए आप लोग जो ये वीडियो देख लिए वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। तो इसको आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ी सी करती है एग्जाम हॉल में। नीति आयोग के अनुसार चौथा सबसे गरीब राज्य, अब नीति आयोग के बारे में पूछ दिया गया है, तो ये गैर संवैधानिक संस्थान है और इसमें कह रहा है कि चौथा सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश चौथा सबसे गरीब राज्य है। चौथा पूछ दिया है, तो ऑर्डर में याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कम से कम 5 याद रखिए। तो पहला में सबसे गरीब राज्य बिहार, दूसरा में झारखंड, तीसरा में मेघालय, फिर चौथे नंबर पे अभी जस्ट यूपी और 5वें नंबर पे एमपी फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं, नीति आयोग के द्वारा चौथा सबसे गरीब राज्य उत्तर प्रदेश है। जो भी फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश मारे होंगे उसका बिल्कुल आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दे दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था नोआखाई इसको कहते हैं। ये नोआखाई नृत्य जो है ना, ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों में किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको भी। और एक और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का सम्मिलित नृत्य है, कौन? लोग खाए त्योहार, याद रखिएगा, लोग खाए त्योहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दिखाई देता है? अरावली पर्वत का विस्तार, फ्रेंड्स आपको बता दूं, अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा दिखाई देता है और इसके सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। इतना आपको अरावली पर्वत से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, गुजरात के केवड़िया में है। किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। कितनी मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। किसने इसका डिजाइन तैयार किया गया था? राम सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इतना आपको याद रखना है किससे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है फ्रेंड्स? ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि पूछ दिया गया था, अदिश राशि कौन कौन सी है? अब आप लोग ऑप्शन में बताइएगा, आंसर में बताइएगा कमेंट करके कि आपसे कौन सा अदिश राशि पूछा गया था। आपको यहाँ पे अदिश राशि और सदिश राशि दोनों का एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा। सबसे पहले जान लीजिए अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं, बट सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें परिमाण हो दिशा भी हो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या क्या? लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, ये सब सभी क्या है? अदिश राशि है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो लिख सकते हैं अदिश राशि का एग्जाम्पल। लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशि है। वहीं सदिश राशि की बात करें जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो वो हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्णन और कोणीय संवेग, ये सब क्या हुए फ्रेंड? सदिश राशि हुआ। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
इतना इजी। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और इसके साथ साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बताएं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। भाई साहब सर्दी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? मतलब शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है, तो या किससे होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में होती है। कहाँ होती है बाबू? उत्तर पश्चिम भारत में होती है। और आपको बता दूं, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राधा राजा रेड्डी अकादमी कहाँ पर खोला गया है? राधा राजा रेड्डी अकादमी कहाँ खोला गया है? नाटक के तरंगिणी दिल्ली में खोला गया है। पूछा जाएगा राधा राजा रेड्डी अकादमी कहाँ खोला गया है? ये दिल्ली में खोला है। ये क्या है? नाटक के तरंगिणी यहाँ पे है, यहीं पे खोला गया। और कुछ याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है। दर्पण अकादमी किसके द्वारा खोला गया है? तो मृणाल साराभाई के द्वारा खोला गया है दर्पण अकादमी। फिर सृजन नामक स्थान कहाँ है? तो किसने खोला है? गुरु केलू चरण महापात्रा के द्वारा सृजन नामक स्थान खोला गया है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस, यामिनी स्कूल ऑफ डांस ये दिल्ली में है। और किसने इसका स्थापना किया? यामिनी कृष्णमूर्ति ने इसका स्थापना किया। और यामिनी कृष्णमूर्ति आप लोग कमेंट करके बताओगे, जो एनालिसिस पर डे देख रहे हो वो बताओगे यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से है। चलिए नेक्स्ट, साई नटराज अकादमी साई नटराज अकादमी किसने स्थापना किया? ब्रह्मा देवी ने साई नटराज अकादमी का स्थापना किया। फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था। पीएम स्वनिधि योजना ये स्वनिधि से समृद्धि की ओर होता है, और ये 2020 से 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि सबको स्वनिधि और समृद्धि किया जाए इस योजना के तहत। एक बार देख लीजिएगा पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इसके क्या डिटेल है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगले शिफ्ट में इसका एनालिसिस जरूर करवा दूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ? छोटे बच्चों के हड्डी की मजबूती के लिए किसका प्रयोग किया जाए? मतलब क्या होना चाहिए छोटे बच्चा के लिए हड्डी को मजबूत करने के लिए किस चीज का उपयोग? तो सीधी सी बात है, कैल्शियम का सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। कैल्शियम क्या करता है? छोटे बच्चे की हड्डी को मजबूत रखता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। 1930 ईस्वी में फहराया गया झंडा, 1930 में जो झंडा फहराया गया था उसमें कितने कलर थे? तो फ्रेंड्स 1930 में जो झंडा फहराया गया था लाहौर गेट पे दिल्ली में, तो उसमें टोटल कितने झंडे थे, कितने कलर थे? 3 कलर थे। कौन कौन? केसरिया, सफेद और ग्रीन। और इसमें एक ही थे। अभी के झंडे के बीच में क्या है? चक्र है ना, तो उस समय के झंडे में बीच में चरखा हुआ करता था फ्रेंड्स। इसीलिए इतना फैक्ट आपको याद रखना है इससे। फिर एक बार पूछ दिया, नीति आयोग के अनुसार निम्न में से गरीब राज्य कौन सा है? अब नीति आयोग के अनुसार गरीब राज्य कौन नहीं है? क्वेश्चन पूछ गया था गरीब राज्य नहीं है, तो आपको तो जस्ट अभी बताया ही नीति आयोग का जो गरीब राज्य कौन कौन सा है। तो आप गरीब राज्य नहीं है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था केरल। केरल गरीब राज्य नहीं है, केरल अमीर राज्य है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? आपसे पूछा गया था इकोनॉमिक्स में डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, डिस्पोजेबल इनकम वो है जो प्राप्त आय में से सरकारी आय को घटाना। जो प्राप्त हो जाता है उसमें से सरकारी आय को जब घटा दिया जाता है उसी को कहा जाता है डिस्पोजल इनकम कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य के शक्ति का विभाजन, आप लोग बहुत सारा सोच रहेंगे कि समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची, ये सब मतलब अनुच्छेद 7, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। अनुच्छेद 11 में और क्या कहते हैं अनुसूची 11 में, और आर्टिकल अगर पूछा जाएगा 243 में, ये केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन किया गया यहाँ फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 243 में क्या है। अनुसूची 11 को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसमें और कुछ पंचायत के साथ साथ और कुछ भी है, तो उसको याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट खत्म हुई, अब थर्ड शिफ्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस लेके आया हूँ फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, फ्रेंड्स आपको बता दूं लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, जिसमें से 530 राज्य के प्रतिनिधि के द्वारा, 530 राज्य के प्रतिनिधि के लिए और 20 सीट यूनियन टेरिटरीज के लिए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के लिए। 530 राज्य
और 20 जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसमें रहता है फ्रेंड्स। और आपको बता दें पहली लोकसभा कब हुआ, 1951 से 1952। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आपको एक ही लोकसभा में, मतलब एक ही पॉइंट में इसको सब जो पूछा गया है हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो इस टॉपिक से पूछा गया है। और अभी का लोकसभा कैसे, कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है फ्रेंड्स। और आपसे बोला जाएगा कि ये लोकसभा को जनता सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है, और दूसरा इसका नाम निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, गणेश वासुदेव मावलंकर। आप लोग को कमेंट में जवाब देना है लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, ये आप लोग को कमेंट में लिखना है कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, मुमताज़ बेगम के याद में करवाया था। और इसको, ये कौन से शहर में ताजमहल है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल है। और इसको ताजमहल को बनाया कौन था, इसका डिज़ाइन वगैरह सब, तो ये भी आपको कमेंट में करना है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ यूनेस्को में ताजमहल को कब शामिल किया गया, 1983 को यूनेस्को में ताजमहल को शामिल किया गया 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में ही हुआ फ्रेंड्स, कि भारत के 3 शहर में हुआ। कौन कौन से शहर में? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई। कहाँ कहाँ हुआ फ्रेंड्स? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में हुआ। फिर उसी के साथ फ्रेंड्स आपसे बताया जाएगा, मतलब ये भारत में हुआ, इतना तो क्वेश्चन है कि जो भी मारे होंगे भारत उसका सही हुआ होगा, लेकिन कुछ जान लीजिए फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के बारे में। इसमें टोटल कंट्री शामिल हुआ था, 16 को कंट्री इसमें शामिल हुआ था। इसमें विजेता रहा था स्पेन और उप विजेता रहा था कोलंबिया। विजेता स्पेन और उप विजेता कोलंबिया। फिर उसके बाद कुछ 2 पॉइंट और फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप से जान लीजिए। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2022 में ये कहाँ हुआ था? ये अर्जेंटीना में हुआ था। ये आयोजन कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में। इसमें विजेता रहे थे उरुग्वे और उप विजेता इटली रहा था। अब फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो ये 2026 जो होगा अमेरिका में होगा, मेक्सिको में, कनाडा में। ये 3 जगह होगा, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। फ्रेंड्स आपको याद रखना चाहिए। देखिए एक तरफ से सुनिए हमको, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? 2022 में ये भारत में आयोजित हुआ। फिर से सुनिए, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित? भारत में हुआ। फिर इसमें टोटल कंट्री की संख्या 16 थी, टोटल कंट्री की संख्या। इसमें विजेता स्पेन और उप विजेता कोलंबिया थे। इतना याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। इसी से रिलेटेड इस बार 2022 में किसको मिला है? शरद कमल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है इस बार। तो ये भी टेबल टेनिस से ही संबंधित है। शरद कमल ये भी टेबल टेनिस से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्रवर्षा किस राज्य में होता है? अम्रवर्षा केरल में, अम्रवर्षा में केरल में होता है। और इससे थोड़ा सा साउथ में कर्नाटक वगैरह सब में, कर्नाटक से वगैरह सब में याद रखिएगा, इसको अम्रवर्षा ही कहा जाता है नॉर्मल। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब पत्थर को ऊपर से फेंका जाता है तो वह फिर नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से पत्थर नीचे की ओर गिर जाता है। हम लोग भी खड़े हैं किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, नहीं तो हम लोग उड़ते रहते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट प्रश्न, अल्लाह रेखा और जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से था? अल्लाह रेखा और जाकिर हुसैन जो था वो तबला वाद्य यंत्र से था, वो तबला बजाते थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था फ्रेंड्स। और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के 3 गो पत्रिका, कौन कौन? केसरी, मराठा और गीता, ये तीनों पत्रिका थे। चलिए नेक्स्ट और एक चीज़, बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने कहाँ कैद करके रखा था? बर्मा में कैद करके रखा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार
किस राज्य द्वारा दिया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कालिदास नहीं पूछा गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? वो महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मठ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मठ है। उसके साथ साथ मन्नार की खाड़ी, राम सेतु, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। फिर से पूछ दिया अनटचेबल के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज की पुस्तक एक और याद रखिए, कुली, भी मुल्क राज आनंद का है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। फिक्की की स्थापना कब हुआ था? तो फिक्की का स्थापना जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। और इसका स्थापना कौन किया था? तो घनश्याम दास बिरला किया था। जो भी फ्रेंड 1927 मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। और वर्तमान में याद रखिएगा, फिक्की का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुब्रकांत पांडा है। याद रखिएगा, सुब्रकांत पांडा अभी के वर्तमान अध्यक्ष है। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में फिक्की का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन संस्था प्रदान करती है? पूछ रहा है सूक्ष्म वित्तीय ऋण सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन संस्थान प्रदान करती है? तो से माइक्रो फाइनेंस, हर एक शिफ्ट में माइक्रो फाइनेंस से पूछा जा रहा है। तो सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन प्रदान करता है? माइक्रो फाइनेंस करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुलाबों और सपेरा किस नृत्य का भाग है? तो गुलाबों और सपेरा कालबेलिया नृत्य का भाग है फ्रेंड्स। गुलाबों और सपेरा किस नृत्य का भाग है? कालबेलिया नृत्य का भाग है फ्रेंड्स। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, ठीक। कुछ और स्थापना याद रखिएगा। नौजवान भारत पूछेगा तो भगत सिंह होगा। कब किया था? 1926 ईस्वी में। अभिनव भारत कहेगा तो 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर के द्वारा। गदर पार्टी बोला जाएगा तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। भारतीय सेवक समाज बोला जाएगा तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इंडिया हाउस बोला जाएगा तो 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मन के द्वारा इंडिया हाउस का स्थापना किया था या गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। खुशवंत सिंह गिरेगा, ये पक्की आएगा फ्रेंड्स आप लोग में। खुशवंत सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो खुशवंत सिंह का कुछ उपन्यास को याद रखिएगा। तो ये कौन था? द ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा और द कंपनी ऑफ वुमेन। द कंपनी ऑफ वुमेन आप लोग को बताना है कि खुशवंत सिंह का कौन सा उपन्यास ऑप्शन में दिया हुआ था। तो याद रखिएगा, द ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा, द कंपनी ऑफ वुमेन। तो ये सब टोटल जो कि बुक थी ये खुशवंत सिंह का था। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गृह प्रवेश की योजना का लक्ष्य क्या है? याद रखिए, गृह प्रवेश की योजना का लक्ष्य क्या है? कब तक है गृह प्रवेश की योजना का लक्ष्य? ये 2024 तक गृह प्रवेश की योजना का लक्ष्य है। और ये गृह प्रवेश योजना है क्या? जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है या कच्चे घरों में रहता है उनके लिए एक पक्के घरों में पहुंचाना। मतलब गृह प्रवेश का मतलब ये हुआ, जो भी कच्चे अभी घर में रह रहे हैं उसको 2024 तक पक्के घर में पहुंचाना या पक्के घर बना के देना, ये गृह प्रवेश योजना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सकरत त्योहार किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ये संथाल जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। और संथाल जनजाति कहाँ स्थित है फ्रेंड? झारखंड में स्थित है। इस त्यौहार का प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है पीठा, जो चावल को पीस के बनाया जाता है, पीठा। तो ये यहाँ का इसका खाद्य पदार्थ कौन सा है फ्रेंड्स? पीठा है। इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। और यही पूछा गया था। जो भी फ्रेंड्स संथाल मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था फ्रेंड्स। नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। और नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है फ्रेंड्स। और नीति निर्देशक सिद्धांत 3 भाग में बांटे हुए थे फ्रेंड्स। कौन कौन? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, 3 पार्ट में था। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक एनालिसिस को जाके रिवीजन कीजिए, हर एक एनालिसिस को अच्छे से देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस लेके अगले दिन। आज का दिन यहीं ख़त्म हो रहा है, 3rd शिफ्ट वाला था। आज इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के लेके। चलिए, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ 14 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में एमटीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में जीएस और इंग्लिश दोनों के प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं, सब आपको डिस्कशन करवाने वाला हूँ, एनालिसिस करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स चलिए, आज का पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य में 6 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ये जोड़ा गया था संविधान में फ्रेंड्स। और ये किस समिति के सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स। इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है इसमें से फ्रेंड। और कब आया था मौलिक कर्तव्य, कब जुड़ा था? 1976 में। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कहा रहा है? यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब फुल फॉर्म पूछना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यूपीएससी का स्थापना पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स 1926 ईस्वी में यूपीएससी का स्थापना हुआ था। और ये इसके अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? ये मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन जिसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1867 ईस्वी में अमर जीवन के लेखक कौन है? तो अमर जीवन के लेखक फ्रेंड्स रस सुंदरी देवी थी। अमर जीवन के लेखक कौन? रस सुंदरी देवी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था पीटी उषा 2022 के में किस संस्था ने इसको अध्यक्ष बनाया था? पीटी उषा को किस संस्था में अध्यक्ष बनाया? तो भारतीय ओलंपिक संघ में पीटी उषा को अध्यक्ष बनाया गया। अब ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक क्या हुआ? भारतीय ओलंपिक संघ, इसका स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है फ्रेंड्स। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अतला टंडी किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है? अतला टंडी जो है इसको तमिल का करवा चौथ कहा जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स? तमिल का करवा चौथ कहा जाता है इसको। ये आंध्र प्रदेश में मनाई जाने वाली त्यौहार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? पूछा गया है प्लेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है। तो आपको बता दूं, प्लेस ऑफ इल्यूजन के लेखक चित्रा बनर्जी है। जो भी फ्रेंड्स चित्रा बनर्जी में टिक लगा के आए होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है? ए राजन किस वाद्य यंत्र से है? ए राजन किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन बजाते थे फ्रेंड्स। ए राजन वायलिन बजाते थे, तो वायलिन वाद्य यंत्र से था। जो वायलिन मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है। और कोलार कहाँ है? कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक में है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कोलार की। और बहुत सारे पूछा जा रहा है जैसे सिंहभूमि, झारखंड, ये सबको याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। इसके साथ साथ एक और गार्डन याद रखिएगा, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है फ्रेंड? चंडीगढ़ में। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, अब जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन एक पूछ दिया गया था फ्रेंड्स। पहले पूछ रहा था साक्षरता, लिंगानुपात, अब जनसंख्या घनत्व से एक क्वेश्चन पूछा है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व फ्रेंड्स 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए और यही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व ये जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य होगा फ्रेंड्स वो कौन होगा? बिहार होगा, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी और उसके बाद जाके फिर हरियाणा होगा। तो इतना याद रखिएगा। कौन आप आजकल पूछ रहा है दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आप दूसरा जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल होगा फ्रेंड्स। पहला जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार होगा। तो इसको जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या? मनी का कार्य, वहाँ पर लिखा हुआ था मनी का कार्य नहीं है और ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन हमने आपको ये क्वेश्चन लेके आया मनी का कार्य क्या क्या है। जब मनी का कार्य आपको पता रहेगा तो मनी का कार्य नहीं है उसको तो आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं मनी का कार्य। देखिए क्या लिखा हुआ है, मनी का कार्य है मूल्य का संयम खरीद। मूल्य का संयम खरीद ये मनी का कार्य है। मूल्य का मापन ये भी मनी का कार्य है। विनिमय का माध्यम ये भी मनी का कार्य है। और मूल्य का हस्तांतरण
एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण, ये भी मनी का कार्य है। आप ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए इसके छोड़ के और कौन सा ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ था वही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड। पूछा गया था जी कृष्ण कुमार निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो जी कृष्ण कुमार ये बीपीसीएल का अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स। जी कृष्ण कुमार ये बीपीसीएल का अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाली संभावना में, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत डीआरडीओ का अध्यक्ष, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही घटना हुआ है डीआरडीओ में, याद रखिएगा चंद्रयान 3 जो हम लोग को गया है, तो डीआरडीओ याद रखिए, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और जो भी फ्रेंड नए हो इस चैनल को लाइक कर ले, शेयर भी कर दे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। चलिए चलते हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तब पर भी आपको लिख के समझा के बता रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए सब कोई फ्रेंड सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी करे और लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1916 में हुआ था फ्रेंड्स, और इस बार 2022 में अर्जुन पुरस्कार 25 प्लेयर को दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने प्लेयर को दिया गया, तो 25 प्लेयर को 2022 में पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्रिया नृत्य कहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको पता है शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। तो याद रखिएगा उसमें से एक सत्रिया नृत्य है जो कि असम की ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका ऑप्शन में अगर असम दिया रहेगा, असम दिया होगा तो असम आप लोग ने क्लिक किया होगा तो बहुत बेहतर होगा। जो भी क्लिक असम किए होंगे उसका 100% सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तबला वादक ये सब पूछा जा रहा है, मतलब 12 सितंबर के एनालिसिस में भी ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि तबला वादक कौन है इसमें से? तो जाकिर हुसैन एक क्या है? तबला वादक है, ठीक ना। तो जाकिर हुसैन आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जाकिर हुसैन जो क्लिक किए होंगे वो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आपको बता दें ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार की स्थापना हुआ था, इसी समय इसी अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्न में से सदिश राशि कौन है? आपको देख लीजिए 13 सितंबर के लास्ट में 13 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में हमने सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में बताया है। आप लोग जाके सभी एनालिसिस को देखिए। सभी एनालिसिस को देखने के बाद आप अगर कल आपका एग्जाम है, आज आपने एनालिसिस पूरा देख लिया है, तो आई होप कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका सभी क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि जितना एनालिसिस करवा रहे हैं उसी सबसे रिपीटेड क्वेश्चन आ जा रहा है। 15-20 तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सही होगा, जितना भी एनालिसिस आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो सदिश राशि कौन सा है? तो इसमें वेग दिया हुआ था आपके ऑप्शन में, वेग होगा आपका सही आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? मानव शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में होता है? याद रखिए ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है कार्बोहाइड्रेट। जो भी ग्लाइकोजेन हमारे होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, और ग्लाइकोजेन बाद में विखंडन हो गए ग्लूकोज में विखंडन हो जाता है फ्रेंड, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। गांधी जी 1 वर्ष तक भारत भ्रमण की सलाह किसने दी थी? मतलब गांधी जी जब आए हुए थे अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, तो उसके गुरुजी ने बोला कि 1 साल तक तुम पूरे भारत में भ्रमण करो। तो उसके गुरुजी का नाम क्या था ये पूछा था फ्रेंड आपसे, तो उसके गुरुजी का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा या। और आप लोग ऑप्शन में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं कि महात्मा गांधी का जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे। कमेंट में वेट करूंगा आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। सील का रूपांतर चट्टान, सील का जो है रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, मतलब सील रूपांतरित चट्टान में जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? वो ये सिलेट जो है, सिलेट रूपांतरित चट्टान सील बन जाता है फ्रेंड्स, इतना याद रखिए। जो भी सिलेट क्लिक किए होंगे वो बिल्कुल सही है, मतलब सिलेट का रूपांतरित सील होता है, सिलेट का रूपांतरित चट्टान सील होता है, इतना ये होगा फ्रेंड्स। एक लास्ट क्वेश्चन आपका जीके में मेरे पास जो 21 ही क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन सही आया हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। तो जीके का 21 क्वेश्चन ही मेरे पास आया है, जो कि क्या है तलवारबाजी प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो तलवारबाजी प्रतियोगिता पूछा गया था, इसको क्या कहते हैं? तो तलवारबाजी प्रतियोगिता को फेंसिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन में अगर फेंसिंग दिया होगा तो आप लोग जरूर बताएं कि फेंसिंग दिया हुआ था कि कुछ और दिया हुआ था। तो फेंसिंग दिया हुआ था, ये 100% सही होगा फेंसिंग। चलिए आपसे इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सबसे पहले फ्रेज पूछ दिया है ब्यूटी फॉर
एस, ब्यूटी फॉर एस, ये जो है आइटम से पूछ दिया गया था ये फ्रेंड्स। तो ब्यूटी फॉर एस का मतलब जो भी मारे होंगे ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रीएस्टोरेशन, ये उसका बिल्कुल सही होगा। जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है और रीएस्टोरेशन होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, जो भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो एसएससी सीएचएल का जितना भी पूछा गया है इंग्लिश में, चाहे सैनोनिम हो, एंटोनिम हो, आइटम फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप उसको करके जरूर जाएं। आपका इंग्लिश से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। सीएचएसएल में जो पूछा गया, अभी हाल फिलहाल में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है वही क्वेश्चन सब इसमें आ रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग्स एंड रीएस्टोरेशन, ये सब ये पूछा गया है। कहाँ पे? सीएचएसएल में पूछा गया। आप लोग जाके देखो, ये देखो कितना कॉमन क्वेश्चन। ब्लू मून, देखते हैं ना, ब्लू मून रेयर पीस में मिलता है या नहीं मिलता है उसको, तो ब्लू मून का क्या हो जाएगा? रेयरली हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट इंग्लिश में पूछा गया था लेप एंड बाउंड, ये क्या इसको प्यार हो गया है लेप एंड बाउंड से, लगातार ये पूछते हुए जा रहा है। तो लेप एंड बाउंड क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। लेप एंड बाउंड का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वेरी फास्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका इंग्लिश में पूछा था बीट अबाउट द बुश, ये भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का क्या हो जाएगा? राउंड अबाउट द मैनर्स, मतलब राउंड अबाउट द मैनर्स, अपने मैनर्स को राउंड करना जो कहते हैं सर फ्रेंड्स। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लंगी, प्लंगी का सैनोनिम पूछा गया था। प्लंगी का सैनोनिम क्या होगा? जंप फॉल पुश। प्लंगिंग का सैनोनिम क्या होगा? जंप फॉल पुश। जो भी जंप फॉल पुश मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, एक इरर बताया गया था कि ये इरर था जो कि आपको सही करना था। राम विल बी गो टू द इंग्लैंड, ये इरर था फ्रेंड्स। एक एंटोनिम पूछ दिया गया था, क्या पूछ दिया गया था? मैन किल्ड पूछ दिया गया था। MANCLED, मैन किल्ड का एंटोनिम पूछ दिया गया था। इसका एंटोनिम होता है फ्रेंड कौन कौन सा? लूज होता है, अनबॉन्ड होता है, फ्री होता है, लिबर्टी होता है, ये सब मैन किल्ड का ये एंटोनिम होता है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर बताएं कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ, कितना क्वेश्चन किसका गलत हुआ फ्रेंड्स, और बताएं क्या यही सब क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में।